Welcome everyone. Greetings at whatever time you're watching. So this will be agriculture series of GS3 and this is lecture number 5 and this is video number 6. And if you have not watched all the videos till yet, I highly recommend you go watch those videos. After this, there is no continuity here, but I recommend you to watch the first video very seriously, the video lecture number 00, because that will give you an understanding on how to understand these syllabus. Okay, so let's begin. Welcome my fellow UPSC aspirants. Remember, together we learn, together we grow. Here up till until now we have done land reforms. One thing what is missing is I have left it for the later because I want to do it when your understanding grows about the syllabus. That is land reform stages. Okay, we'll do those stages at uh, towards the end when you have an understanding, and when we understand crop and cropping pattern, that's where I want to take you with the terms of land record, because green revolution and land reforms I'll be discussing together because those needs to be discussed together, and वो हम क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न के साथ करेंगे, अभी नहीं. सो लैंड रिफॉर्म ऑलमोस्ट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो ही गया खत्म. अब हम फूड सिक्योरिटी थ्रू आउट द प्रोसेस हो रहा है, थ्रू आउट द लाइक इसका कोई एकदम एग्जैक्ट वो नहीं है कि इसी जगह पे फूड सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं. एट एवरी स्टेज वी आर डिस्कसिंग फूड सिक्योरिटी. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन है, हमने इरिगेशन कर लिया है एट द वाटर एज इनपुट. डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन हम क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न के साथ करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच लीड्स टू क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो वहाँ पे हम इरिगेशन की बात करेंगे. ओके, देन ट्रांसपोर्ट विल बी डूइंग इट आगे. मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये तब कर लेंगे जब हमारा इनपुट खत्म हो जाएगा और जब हम आउटपुट में, प्रोडक्शन के बाद आउटपुट में जाएंगे. ओके, सो विल बी रनिंग क्विक हियर आफ्टर प्रोबेबली 3 वीडियोज़ अ डे, एंड थोड़ा थोड़ा लंबा वीडियोज़ अब करना शुरू करेंगे बिकॉज निपटाना है, राइट. सो लेट्स गेट गोइंग. आई जस्ट क्लियर ऑल दिस बिकॉज ये PDF मैं आपको देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको टिक करना. नाउ सीड एज इनपुट. अब एक बार आंख बंद करके सोचो कि सीड एज इनपुट में सीड का क्या रोल होता है. ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे बिकॉज हमें स्कोप समझना है. वही याद करो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. तो सीड एज इनपुट जैसे ही दिमाग में आता है, हमें क्या लगेगा कि सीड तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इट्स अ ग्राउंड जीरो. बट ग्राउंड जीरो से भी पहले लैंड का प्री सोइंग एंड सोइंग स्टेज है, राइट. तो उसी तरीके से हम सीड के लिए करेंगे. सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एक पहले रेडी रखेंगे. अब देखो, एक ना क्वेश्चन आता होगा कि भैया आप तो एक बार भी स्वामीनाथन कमेटी को डिस्कस करते नहीं है. ट्रस्ट मी, स्वामीनाथन कमेटी ना सब कोई लिखेगा, सब कोई. एग्रीकल्चर मतलब स्वामीनाथन कमेटी लिखेगा. आप लिखो दलवाई पैनल कमेटी, आप लिखो मिहिर शाह कमेटी. ओके, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. इसीलिए मतलब अगर आपके दिमाग में कंसर्न आता है कि वाई नॉट स्वामीनाथन, बिकॉज मैं आपको थोड़ा हर्ड से बाहर निकालना चाहता हूँ. ठीक है, सो एज पर अशोक दलवाई पैनल कमिटी, ठीक है, सीड इज वेरी क्रूशियल फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम अलोंग साइड एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. तो बस ये एक डेफिनेशन याद रखेंगे, दिस बिकम्स इंट्रोडक्शन. अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है और हमें ओवरऑल लिखना है, अगर कहीं फिलर के रूप में भी लिखना है तो ये रहेगा. ठीक है, और क्या, क्यों सीड प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग इनकम स्टेटस, बिकॉज डबलिंग द फार्म इनकम इज अ रिकरिंग थीम इन PYQ, कि उनका स्टेटस कैसे इंप्रूव करना है फार्मर का, उनका इनकम कैसे इंप्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव होगा. सो इंप्रूविंग इनकम बिकम्स द मेजर फैक्टर. तो जहाँ पे वहाँ आएगा हम ये लिख सकते हैं कि इनकम के लिए सीड इंपॉर्टेंट है, इनकम के लिए एंटायर एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन का इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट है. इन द सिमिलर मैनर, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ सीड्स play role, what kind of role they play also a key role in what, in developing the certified seeds. जब तक हमें क्वालिटी सीड्स नहीं मिलेगा, हम उस सीड की सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे. तो एज एन इंट्रोडक्शन विल हैव दिस की टर्म्स. ठीक है, एक इंट्रोडक्शन को फ्रेम कर लिया हमने, एंड देन कुछ की टर्म्स रख लिया, क्या कि इंप्रूविंग इनकम स्टेटस, डेवलपिंग सर्टिफाइड सीड्स. देन सम डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन भी चाहिए कि क्या पता प्रूव करने आ जाए, या फिर प्रूव कह देगा कि क्रिटिकली एनालाइज दिस फैक्ट. तो जब क्रिटिकली एनालाइज करने की बात आएगी तो डेटा तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज हवा में तो नहीं लिखोगे ना कि हाँ अशोक दुआला पैनल ने कहा था ऐसा ऐसा करना है. बट ऐसा करना है तो क्यों करना है, बिकॉज
डेटा कह रहा है हमें, इट एस्टिमेटेड दैट quality of seeds contribute only 15 to 20% in production, depending upon what crop can be raised up to 40 to 50%. Did I write something wrong here? हाँ, राइट, इट इज राइट। तो दलवाई अशोक दलवाई पैनल ने ये कहा था कि अभी के डेट में करंट स्टेटस ये कहता है कि क्वालिटी ऑफ सीड जो है ना, वो 15 से 20% ही आज के डेट में फार्म में कंट्रीब्यूट कर रही है in production, but it has the potential to be risen up to 40 to 60% with efficient management अगर हम करते हैं तो, और अदर इनपुट्स विच आर एंसिलरी इनपुट्स जो सपोर्ट करता है इसको, लाइक वाटर, लैंड, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे कि सीड है, तो सीड के लिए 2-3 की टर्म्स क्या होते हैं कि फार्म सीड, सर्टिफाइड सीड्स, राइट। देन रिप्लेसमेंट रेट इज़ वन इंपॉर्टेंट की। तो अब जैसे सीड आएगा दिमाग में तो ये आना चाहिए सीड के साथ कि हाँ, सीड के साथ ना एक रिप्लेसमेंट रेट भी होता है। सीड के टाइप्स क्या होते हैं? सर्टिफाइड सीड विच आर कंपनी गिवन सीड्स और सम ब्रांडेड सीड्स, एंड देन देर आर फार्म रेज्ड सीड एंड फार्म सेव्ड सीड्स, राइट। ये दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। देखो, अब जनरली इंडिया में सीड का पैटर्न क्या है, तो अगर हमको जैसे सीड पे कुछ भी लिखना है तो हमें पता होना चाहिए कि सीड के चैलेंजेस एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और बेनिफिट क्या है। और जैसे ही हम ये फ्लो चार्ट समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इस डेटा को अगर मैंने एड्रेस कर दिया तो मेरा सीड सॉल्व हो गया। तो देखो, सीड क्या है? सीड पहले एक ब्रीडर बनाता है सीड, राइट। एक ब्रीडर ने जब सीड बनाया, वो सीड बना के क्या करेगा? ही विल सेल इट टू द ही विल मेक द सीड एंड सेल इट टू द फार्मर। अब इस सीड को क्या बोलेंगे? ब्रीडर सर्टिफाइड सीड्स बोलेंगे। अब फार्मर क्या करेगा? फार्मर जो ये सीड खरीदा है ना, फार्मर्स आर नॉट अलाउड टू सेल दिस सीड, क्योंकि अगर वो बेचता है तो वो आईपीसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर का इशू हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू बन जाएगा, और आईपीसी का केस मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केस हो जाएगा वो। सो ही कैन नॉट सेंड। सो व्हाट ही हैज़ टू ऑप्शन विद द सीड, इधर ही विल प्लांट द क्रॉप और ही विल सेव द सीड्स, राइट। अब देखो, जैसे अगर ये फार्मर ने उस सीड को फार्म में लगाया तो ही विल ग्रो द क्रॉप्स। व्हाट ही विल डू ऑप्शन विद द क्रॉप्स? ही विल हैव इधर ही कैन सेल द क्रॉप, अगर ही इज नॉट डूइंग अ सब्सिस्टेंट फार्मिंग। अगर सब्सिस्टेंट फार्मिंग कर रहा हो तो ब्रीडर सीड तो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। ही विल सेल द सीड्स जो प्रोड्यूस हुआ है एंड ही विल कंज्यूम सम ऑफ देम। एंड कुछ को क्या करेगा? वो कुछ को ही विल सेव, जो नया सीड निकल के आया क्रॉप में से, व्हाट ही विल डू, प्लांटेशन के बाद कुछ सीड को वो रख लेगा अगले साल सो करने के लिए। देन व्हाट ही विल डू, ही विल रीप्लांट दिस सीड अगेन, वो रीप्लांट करेगा इस सीड को। तो क्या हुआ? जब उसने फार्म सेव्ड सीड को ही रीप्लांट कर दिया तो ये तो रिप्लेसमेंट रेट कम हो गया ना, सीड इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, वो वापस से यही सीड कर रहा है। एंड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द सीड विच आर ब्रीडर ग्रोन सीड्स, दे हैव टर्मिनेटर जीन एडेड इनटू इट, कि मतलब वो इवेंचुअली आपस में पॉलिनेट कर करके एक समय आएगा कि उसकी ईल्ड इतनी कम हो जाएगी कि इस सीड को प्लांट कर ही नहीं सकते हैं। एंड दिस इज द शेडी पार्ट ऑफ ब्रीडर सीड्स, राइट। सो फार्मर्स आर देन फोर्स्ड टू डू द रिप्लेसमेंट, एंड फोर्स्ड रिप्लेसमेंट में क्या है? एक्सपेंसिव है। अब देखो क्या है, जब फार्मर ने इस सीड को सेव किया तो ये ब्रीडर का सीड तो नहीं था, इस सीड को फार्मर ने उगाया है। अब वो इस सीड को बेच सकता है, विच इज फार्म सेव सीड, इट शुड नॉट बी ब्रांडेड सीड, इट इज फार्म सेव्ड सीड्स। अब देखो इशू क्या है, अगर फार्मर को ये सीड अगर बेचने नहीं दोगे तो उसका एक पार्ट ऑफ इनकम खत्म हो रहा है, और अगर उसको बेचने दे दोगे तो भाई कोई ब्रीडर इतने पैसे लगा के क्यों ही ब्रीड कराएगा सीड को? वाई वुड ही डेवलप अ क्वालिटी सीड, राइट। तो हमें एक यहाँ पे डिलेमा है, डिलेमा ऑफ सेफ गार्ड, कि किसको सेफ गार्ड करेंगे, राइट। तो इसी के लिए, इसी चीज़ को इशू करने के लिए, इशू सॉल्व करने के लिए देर इज अ एक्ट कॉल्ड PPVFR. What is PPVFR? It is protection of variety and farmers right. तो प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटी भी करना है हमें एंड फार्मर के राइट्स को भी बचाना है, दोनों चीज़ को सेफ गार्ड करना है। तो इसमें क्या प्ले आता है? इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन प्ले आएगा। कैसे? अब इसका होल पूरा मकसद क्या है इसका, कि फार्मर के राइट को तो बचाना ही बचाना है, और लेकिन ब्रीडर को भी ये इंसेंटिव दो ना कि वो मतलब ही हैज़ सम पॉजिटिविटी टू ग्रो द सीड्स या टू ब्रीड द सीड्स। वरना उसको पता लगे कि एक बार खरीद के गया, आपस में अपने ही बना के आपस में ही बेच लेगा ये, तो फिर मेरा क्या ज़रूरत है? कोई क्यों आके इन्वेस्टमेंट करेगा, R&D क्यों करेगा तुम्हारे कंट्री में आके?
right? So to protect every farmer if they violate any rule, एंड एवरी अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। एवरी अदर स्टेक होल्डर्स में कौन होता है? ब्रीडर्स होगा, प्रोड्यूसर होगा, जो खरीदेगा इस सीड्स को वो होगा, और फिर जो इसको शो करेगा वो है, और शो करने के बाद जो इसको सेव करेगा, जो उसको फिर आगे बेचेगा, राइट? और ये कैसे होता है? देन प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल जीन फंड। अब बोलो भैया इस इंफॉर्मेशन को हम एक्यूमुलेट कैसे करेंगे, इसको इनकलकेट कैसे करेंगे अपने इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में? आंसर में ऐसे इनकलकेट करना है कि जब पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स फॉर गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ फार्मर, राइट? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए वहां पे हमें इस कंटेंट को डाल देना है। एग्जैक्टली तुमसे कभी पीपीवीएफआर नहीं पूछेगा कि बताओ मुझे क्या होता है। यू विल हैव, देखो मीन्स का सबसे बड़ा की यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में है उसको कहीं पे सेट करना है, राइट? मुझे उस इन्फॉर्मेशन को जब तक कहीं सेट करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं उस इन्फॉर्मेशन का क्या करूंगा इकट्ठा करके, राइट? जस्ट वन सेकेंड। वन सेकेंड गाइस। फाइन। नाउ what are the issue with seeds? There must be some issue with the seeds, right? So what are the issue? हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो क्वालिटी ऑफ सीड्स। अब देखो इसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन सबको सिर्फ अपने नोट में ऐड कर लो एंड दीज आर फिलर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नहीं तो यू राइट डाउन एवरीथिंग इन नोट्स, बट एग्जाम में इतना लिखने का मौका नहीं मिलेगा तुमको, और इतना लिखने का आपको स्पेस भी नहीं है। ओके, सो इशू विद द सीड एज इनपुट इन एग्रीकल्चर क्या हो गया? क्वालिटी ऑफ सीड्स आर लो, राइट? सीड का सिलेक्शन नहीं पता है फार्म को कि कैसे सीड का सिलेक्शन करना, कि कौन सा सीड रेजिलियंट है, कौन सा सीड रेजिलियंट नहीं है, कौन से टाइप के सीड्स मेरे फार्म में ग्रो कर सकते हैं, कौन सा टाइप के सीड्स मेरे क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। देन लो सीड रिप्लेसमेंट रेट, हमने देखा कि भाई सीड रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हम लोग, राइट? एंड देन सबड्यूड इन्वेस्टमेंट। क्यों? प्राइवेट कंपनीज नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको पता है कि फार्म में हमारे पास सेफ गार्ड नहीं है। फार्मर को पता है कि मेरे पास सेफ गार्ड नहीं है, इन्वेस्टर को पता है मेरे पास सेफ गार्ड नहीं है, जो रिसर्च एंड आर एन डी करने आएगा उसको पता है मेरे पास सेफ गार्ड नहीं है। नाउ यू सी द इश्यूज, गवर्नमेंट के लिए कितना बढ़िया एकदम समा तैयार हो रहा है, एकदम ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, राइट? एंड गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हमारे यहाँ, इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हर जगह गैप है, ठीक है, सीड्स की। एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी में है ही, क्यों? क्योंकि सबड्यूड इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पे, लैक ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब देखो जितनी तुम्हारे दिमाग में टॉपिक्स आते जाएंगे उन सबको एक वर्ड बाय वर्ड लिखना है और उनको एक डेटा से रीइंफोर्स करना होगा, राइट? जैसे हम लिखेंगे गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लिखेंगे गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन, इन ट्रांसपोर्ट, इन शॉर्टेज, सॉरी इन स्टोरेज। सबड्यूड इन्वेस्टमेंट कैसे है? लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ड्यू टू सीड प्राइसिंग गैप, कि भाई जितने कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और जितना उसको आर एन डी में खर्चा हो रहा है उतना उसको नहीं मिल पा रहा है। एंड लैक ऑफ क्लियर क्लैरिटी ऑन आईपीआर टर्म्स। यही बताया ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का होगा क्या, क्योंकि फार्मर राइट को तो तुम सेव कर दिए, तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या हुआ, क्योंकि उस सीड को तो मैंने ब्रीड किया था, राइट? सो देखो हमारे पास कैसे इन्फॉर्मेशन तैयार हो जा रहा है, जब विद द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को हम उसको रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है? तो लो क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसे हो गया? क्यों? रिलायंस इज मोर ऑन व्हाट? फार्मर सेव्ड सीड्स which accounts for 80 to 85% of the seeds, तो replacement rate is only 20 to 25 to 20 15%, 22 to 15%. Then lack of proper testing facility, ill equipped testing facility। अब जो फार्मर सीड उगा रहा है उसमें क्या पता एक नई वैरायटी की जीन्स म्यूटेट करके सेव हो गई हो, अब वो तो उसको तभी पता लगेगा ना जब वो नया फार्म ग्रो करेगा, नया सॉरी नया क्रॉप ग्रो करेगा, तब तो लेट हो चुका होगा, एंड ही हैज़ नो वे टू गेट इट टेस्टेड। एंड लो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू वेराइटी। क्यों? उनको लगता है गैम्बल लेना सही बात है या नहीं, क्योंकि गैम्बल तो ले लेंगे, महंगा पड़ जाएगा या फिर क्रॉप ही नहीं होगा, क्रॉप फेल हो गया, तो एक रिलक्टेंसी भी है। प्रिवलेंस ऑफ वन वेराइटी, हमें पता है कि भाई जैसे पूसा, पूसा वॉज वन थिंग फॉर राइस, कई जगह देखोगे राइस के अलग अलग वैरायटी, कहीं सोनम उग रहा है तो वो सोनम ही उगाने पे लगा है वो फार्म, वो चेंज करने को तैयार ही नहीं है। कहीं कुछ और चावल हो रहा है तो वो उसी चावल को उगाने में लगा हुआ है, ठीक है? स्नोबॉल, जो हमारे कॉलीफ्लावर आया था, स्नोबॉल कॉलीफ्लावर, अब फार्म के फार्म स्नोबॉल फ्लावर ही लगाए जा रहे हैं, वो कॉलीफ्लावर को चेंज करने को तैयार ही नहीं है। सो एक ही वैरायटी पे, तो अगर किसी प्रकार का कोई डिजीज़ आता है तो ख़त्म, सारा क्रॉप ख़त्म। एंड रिमेंबर ऐसा ही एक
सी सैट में भी एक ऐसे आया, सॉरी एक वो आया था कि रिलायंस ऑन द सेम वेराइटी इज इंक्रीजिंग द रेजिलियंट, सॉरी इज डिक्रीजिंग द रेजिलियंस, बिकॉज अगर एक बार पैंडेमिक आया, एक बार कोई एंडेमिक आया तो खत्म, सारी की सारी फूड सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी। सो देखो कैसे, बस इन्फॉर्मेशन को रिलेट करो ना, दिमाग में लाओ और रिलेट करो, तो पढ़े रहोगे ना तुमको पता लगेगा, ठीक है। सीड सिलेक्शन हो गया, लो सीड रिप्लेसमेंट, क्यों सीड रिप्लेसमेंट इज बिलो 20%, अभी बताया मैंने, क्यों, क्योंकि फार्म सेव सीड पे ज़्यादा वो है डिपेंडेंसी। अब इसी को ना तुम एक फ्लो चार्ट में प्रेजेंट कर दो, इसको एज अ डेटा प्रेजेंट कर दो, इसको हब एंड स्पोक मॉडल की तरह प्रेजेंट कर दो, राइट। अब मैं बोला था ना कि तुमको बताता रहूँगा कैसे करना है, ये मैं तुम्हें दिखाता रहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, टू मेक द डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड मोर प्लीजिंग। देख के मुझे खुशी मिलनी चाहिए, नहीं कि अरे क्या लिख दिया यार, फिर इतना लंबा पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, चलो 4 मार्क्स दो, हटाओ, राइट। देख के खुशी मिलनी चाहिए। इशू क्या है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, बट क्या क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड डेवलप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सीड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफाइड सीड्स एक जगह मिल रहे हैं कहीं पे, ओनली 35% सीड्स सर्टिफाइड सीड्स मिल रहे हैं। एक्सटेंशन सर्विस इज रियली पुअर। व्हाट इज एक्सटेंशन सर्विस, वो हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन सर्विस एज इनपुट में, ठीक है, कि कैसे लैब टू लैंड कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्री एक्सटेंशन सर्विस कैन बी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, इन तीनों का ट्रायंगल बना के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नो कमिंग टू व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, सरकार का कुछ वे, सरकार के लिए कुछ वे फॉरवर्ड डालेंगे हम, एंड देन हम इसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो व्हाट आर वे फॉरवर्ड्स, कि भाई सीड प्रोडक्शन बिकम्स अ क्रिटिकल पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लाओ पीपीपी मॉडल के तहत, ठीक है। एनहांस सीड रिसर्च कैपेसिटी, दैट इज एंड इंक्रीज सीड रिप्लेसमेंट, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, सीड विलेज प्रोग्राम लेके आई सरकार गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। शुड बी स्ट्रेंथेंड, हाउ, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फार्म सेव सीड, उसको बढ़ाओ, उसका बढ़ावा दोगे। अगर फार्म रिप्लेस नहीं हो रहा है तो फार्मर को ये सिखाओ कि आप अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। देन इम्प्लीमेंट ऑफ पीपीवीआर, वीएफआर हाउ, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, इसको इंप्लीमेंट करो विथ ट्रू स्पिरिट। देन रोलिंग सीड प्लान, इसको एसआरपी की तरह याद रखो, सीड रोलिंग प्लान क्या है इसमें, कि सीड रिप्लेसमेंट रेट भी करवाओ, प्रमोट करो, एंड वेराइटीज ऑफ को भी रिप्लेस कराओ। ये नहीं कि एक ही वैरायटी को रिप्लेस किए जा रहे हैं, उसी वैरायटी का सीड को नहीं उग रहा है फिर से उसी को लगा दे रहे हैं, फिर से उसी को लगा दे रहे हैं। उससे क्या होगा कि सॉइल में मोनोक्रॉपिंग जो होती है, एक तो मोनोक्रॉपिंग करते हैं, उसमें सिंगल मोनो वेराइटी कर देंगे तो एक ही प्रकार का न्यूट्रेंट सॉइल से एक्सट्रैक्ट होता रहेगा। नाउ दिस विल क्रिएट another situation which will be land deterioration। देन सीड स्टोरेज एंड अवेलेबिलिटी भी एक सबसे बड़ा इशू था, तो हम इसकी वे फॉरवर्ड भी देंगे कि भाई क्वालिटी सीड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मॉडर्न सीड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, सीड विलेज बैंक, बिकॉज अगर हम फार्मर की राइट्स को बचा रहे हैं और उनको क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करने दे रहे हैं और सीड रिप्लेसमेंट रेट को इंक्रीज़ कराना है, तो ये भी तो रिप्लेसमेंट रेट हो सकता है ना, कि इस फार्मर ने एक प्रकार का सीड सेव किया और उसको सीड विलेज के एक बैंक में डाला, and then another farmer has saved another variety, now he will save this seed and he will save this seed in the gene bank, sorry seed village bank। और क्या होगा फिर, इसकी वैरायटी को ये अपने में प्लांट करेगा, इसकी वैरायटी को ये अपने में प्लांट करेगा, नो वैरायटी भी प्रमोट हो रही है, एंड देन हम सीड रिप्लेसमेंट भी करा रहे हैं कि एक ही जगह एक ही प्रकार का सीड नहीं उगाया लगाया जा रहा है। सीड विलेज बैंक हो गया फॉर टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, कि एकदम से आपदा विपत्ति आ गई तो फार्म सेव सीड हैं नहीं हैं, उनको कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, तो हमारे पास एक सीड विलेज बैंक रहेगा जो एट अ हैंड डिस्टेंस रहेगा पहुंचने के लिए, तो हम कैटास्ट्रॉफी से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। एंड देन वी कैन ऑल्सो बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर फार्म सेव सीड्स क्वालिटी इंप्रूव होगा उनका तो एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, प्रोडक्शन इंप्रूव होगा तो हमारे पास सरप्लस एक्स्ट्रा होंगे, हम उसको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके हर तरह से देश का बेनिफिट कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, देन बीओपी को मेंटेन कर सकते हैं। सो एवरीथिंग, लाइक देखो एक चीज़ को लेके इकोनॉमी तक रिलेट कर दो ना सबको, साइलोस में लिखने तो किसी ने नहीं बोला ना आंसर। विलेज सीड बैंक हो गया, कम्युनिटी सीड बैंक हो गया, कम्युनिटी में नर्सरी बैंक्स हैं, राइट। एंड सीड क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रेगुलेटरी मेजर लाके, डिस्करेज सेल ऑफ सुपीरियस सीड। व्हाट इज सुपीरियस सीड, स्पर्वियस सीड्स आर दो सीड्स जिसमें वही हमने जो कहा था टर्मिनेटर जीन एडेड हो, राइट। ऐसे सीड्स क्या करेंगे, ऐसे सीड्स फोर्स करेंगे किसान को कि तुम पैसे इन्वेस्ट करो इन व्हाट,
in buying the seeds which are sold at expensive prices, which will again reduce the income of the farmer, because वो तो income में count होगा, and ultimately it will do what? It will increase the food price. And then revising certificate standards, उनको भी रिवाइज करो कि यहाँ तक लेके आओ कि फार्म सेव सीड्स को भी सर्टिफिकेशन का मौका मिल सके, राइट? इवन द फार्म सेव सीड्स आर अलाउड टू बी सर्टिफाइड अंडर टेस्टिंग कंडीशंस। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए टेस्टिंग लैबोरेटरीज चाहिए, किसान के पास चाहिए। पता लगा किसान किसी गांव में उगा रहा है और उसको कैपिटल, उस स्टेट के कैपिटल में जाना पड़ रहा है अपना सीड टेस्टिंग कराने, कभी जाएगा? नहीं जाएगा। बिकॉज अगर तुम लेबर और किसान को अपने फार्म से खींच लोगे तो वो क्या करेगा? He has to do his plantation, he has to do his irrigation, he has to maintain his crop, he has to fertilize it, he has to herbicide it, right? So the point is at the hand reach level होना चाहिए। then रोबस्ट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी लेके आओ। जरूरी कि हर जगह पब्लिक सर्टिफिकेशन अवेलेबल हो, गवर्नमेंट ही अवेलेबल हो हर जगह। सो द प्रोड्यूसर शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग ओवर ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। मतलब मैंने उगाया है, मैं फार्मर हूँ, तो मैं ले जाके कहीं टेस्ट कराऊंगा, राइट? बट अगर मैं प्राइवेट सेक्टर हूँ और मैं ही एक सीड बैंक और सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी खोल के रखा है, तो वही हो गया ना कि राजा ही राजा के चुनाव करने वाले को अपॉइंट कर रहा है। कि राजा का चयन कौन करेगा, इस बात का चयन भी राजा ही कर रहा है, राइट? सो इसी तरीके से हम लोग इथोपिया का एक केस स्टडी डाल सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट केस स्टडी मतलब लिखने के लिए, बट यू कैन राइट द केस स्टडी ऑफ इथोपिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रायोरिटी इंटरवेंशन लेके आए, फोकस ऑन ब्रीडिंग एंड रिलीजिंग हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स। हाई क्वालिटी भी एंड हाई क्वांटिटी भी, राइट इट डाउन। क्वालिटी प्लस हाई क्वांटिटी ऑफ सीड्स। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल उन्होंने किया, सीड काउंसिल एस्टैब्लिश किया, रॉबस्ट कम्युनिटी किया। सी ग्रास रूट लेवल एंड द लास्ट माइल इंप्रूवमेंट इज वेरी क्रूशियल बेस्ड ऑन सीड प्रोडक्शन। कि भाई सीड प्रोडक्शन के आधार पे रोबस्ट कम्युनिटी बनाएंगे जिनको कि सीड प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है, सो दैट दे डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन बिग फॉर्म्स। ठीक है? एंड देन लिंक्ड ऑफ फेडरल एंड रीजनल इंस्टीट्यूट इंडिया में भी कर सकते हैं। जैसे अब आगे देखेंगे कि जब सीड न्यू सीड एक्ट 2026 आएगा, उसमें हमने भी यही अपनाया है, फेडरल एंड रीजनल इम्बैलेंस को कम किया है। बिकॉज हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चर इज इन स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल में, राइट? तो हमें फेडरल एंड रीजनल इंस्टीट्यूट को लिंकेज करना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड वॉट अनदर थिंग वॉट दे डिड इज दे एक्टिवली पॉपुलराइज न्यू वेराइटी और उसको एडॉप्टेशन को प्रमोट किया कि नहीं आपको एडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फलाना 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 XYZ रीजन है। एंड हाउ ये प्रमोट कैसे हुआ? रोबस्ट कम्युनिटी बिल्डिंग से। सपोर्ट एंड दे ऑल्सो डिड व्हाट, सपोर्टेड सीड फाइनेंसिंग। कि हम तुमको सिर्फ एग्री टेक के लिए ही फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी नहीं कर रहे हैं, तुमको सीड फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, इवन सीड एक्विजिशन के लिए भी हम मदद कर रहे हैं। तभी तो, क्योंकि देखो जब हम फाइनेंस हैज इनपुट पढ़ेंगे, क्रेडिट हैज इनपुट, तो हमें क्रेडिट को भी हर स्टेज पे क्रेडिट चाहिए ना, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो देखो इसमें से ऐसा कुछ भी है जो हमने डिस्कस नहीं किया, बस उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, सक्सेस हो गया, केस स्टडी बन गया। वैसे ही जैसे आप कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ रहा हूँ, और जो टॉप कर गए वो भी कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ पढ़ा है। बस वहाँ क्या किया उन्होंने, आप पढ़ के भूल गए, मैं पढ़ के भूल गया, कोई पढ़ के इम्प्लीमेंट कराया, राइट? एंड दिस इज हाउ यू डू इट। सपोर्टेड सीड फाइनेंसिंग, बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये हर स्टेज पे किया उन्होंने। हो गया, इथियोपिया का केस स्टडी लिख दिया, 4 लाइन में खत्म कहानी। केस स्टडी लिखने के लिए वहाँ पे 10 पन्ने नहीं है हमारे पास कि सर इतना ही छोटा सा केस स्टडी है। हाँ इतना ही छोटा, यही बहुत बड़ा है, राइट? आउटकम क्या हुआ इससे? एग्जैक्टली जो टारगेट करेंगे। क्या टारगेट कर रहे थे हम? वेल फंक्शनिंग सीड सिस्टम बन गया, अलाउइंग फार्मर एक्सेस टू व्हाट, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एट राइट टाइम, एट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ सीड्स। ये मिला, इसको लिख सकते हैं ना, क्वालिटी क्वांटिटी टाइम पे प्राइसिंग पे।
फार्मर को इससे ज़्यादा सीड में और क्या चाहिए कि राइट क्वालिटी में सीड मिल जाए, राइट क्वांटिटी में सीड मिल जाए, राइट टाइम पे सीड मिल जाए और अच्छी कीमत में मिल जाए, राइट कीमत में मिल जाए। और इससे क्या हुआ, लॉन्ग टाइम यील्ड बढ़ा, इनकम बढ़ा, अल्टीमेटली रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एलिविएशन। एग्जैक्टली दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। इथियोपिया केस स्टडी लिखो ना, कहीं आएगा, कहीं थोड़ी बोलेगा कि लिखो इथियोपिया केस स्टडी। दिस इज हाउ यू विल राइट, इंटीग्रेट करोगे। एंड यू डू नॉट हैव टू से कि सर सीड के बारे में थोड़ी पूछा है, और तो उन्होंने सिर्फ सीड पे काम थोड़ी किया है, हर स्टेज पे किया ना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट से लेके सीड तक में हर तक किया ना। तो राइट द स्टेक केस स्टडी। दिस कैन बी डन थ्रू दिस इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म स्टडी, फार्मर्स वो इकोनॉमिकल स्टेटस कैन बी डन थ्रू दिस मेथड। केस स्टडी इज इथियोपिया। बस यही तो करना है। एंड देन कंक्लूजन रेडी रखेंगे, कंक्लूजन फॉर सीड एज इनपुट। सो विल राइट अ वेरी फाइन एंड अच्छा सा, देखो कंक्लूजन ना हेडिंग आंसर में नहीं लिखना है, हेडिंग कंक्लूजन आंसर लिखते लिखते देन वी कम टू कंक्लूजन एंड विद दिस से दैट देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन साइंटिस्ट, policy maker, farmers, and various stakeholders of agriculture to make India as seed hub on a global map. Right? कदम, इससे बढ़िया कंक्लूजन क्या हो सकता है, याद करो इसको, रटो मत, जस्ट इमेजिन कि हाँ अर्जेंट कोलैबोरेशन किसके किसके चाहिए, साइंटिस्ट तो करेगा ही, और यही हो जाएगा, ये जो हम पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर एंड फार्मर, एग्री एक्सटेंशन सर्विस यही है। ओके, नो देयरफॉर एक और थोड़ा सा लिख लेंगे कि देयरफॉर देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर फॉर सीड क्वालिटी एंड रेगुलेशन। बस वही है, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब। आई गेस मैंने दोबारा लिख दिया। फाइन, अब क्या करेंगे, इसी से क्रॉप पढ़ रहे हैं, सॉरी सीड पढ़ रहे हैं, तो हम जीएम क्रॉप भी यहीं पे पढ़ लेंगे। ओके, तो आइए अब पढ़ते हैं जीएम क्रॉप्स क्या है। अब जीएम क्रॉप का ना डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जीएम क्रॉप्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी में कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन high yielding variety and there is a difference between GM crop. Do not interchange the definitions, there are two different। तो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होगा राइटिंग ऑफ जीएम क्रॉप्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हमने सीड्स के लिए देखा था कि सीड रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, सीड बैंक होना, दीज आर द कीवर्ड्स विच शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट की टर्म्स विच शुड रिफ्लेक्ट इन जीएम क्रॉप्स, राइट टू गॉड, वन सेकेंड, important keywords when writing about GM crops। So what is it, right to know, थोड़ा इसको ब्रॉड कर देता हूँ, फाइन चल रहे हैं, तो उसको मैं कर दूंगा बाद में। राइट टू नो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नॉट इन इको सेंसिटिव जोन। दीज आर द कीवर्ड्स जो आपको रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके आंसर्स में, राइट। इसको कहीं ना कहीं डालना है कि व्हेन इट कम्स टू जीएम क्रॉप द फार्मर हैज़ द राइट टू नो। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या पता उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं उस जीएम क्रॉप्स के, हो सकता है हमें तुरंत ना पता लगे, हो सकता है उसका लॉन्ग रन का इम्पैक्ट ह्यूमंस में बाद में पता लगे, उसके लिए कार्जेना प्रोटोकॉल है हमारे पास। एंड देन नॉट इन इको सेंसिटिव जोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सम फैक्ट्स रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स देख लेते हैं। क्या है कि जीएम क्रॉप्स इन इंडिया आर ओनली commercially cultivated crops, are only allowed in commercially बीटी ब्रिंजल में एक बार अलाउ हुआ था, बट अगेन आई गेस इट हैज बीन स्टॉप्ड, आई गेस नहीं, इट हैज बीन स्टॉप्ड, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो at present cotton remains only cultivated crops, sorry, among the crops cotton is only cultivated crop in GM crops। And then GM crop has helped farmers grow yield up to 311 million ton in almost 5 years। इन जस्ट 5 years 3 million टन का ग्रोथ मिला है, जैसे बीटी कॉटन से, बीटी ब्रिंजल से, बीटी कॉर्न से। बीटी कॉर्न की वैरायटी क्या है, DMH 11। देन हर्बीसाइड टॉलरेंट कॉटन भी आया,
कि कॉटन तो है, हर्बिसाइड टॉलरेंट है, और मतलब अगर हम हर्ब्स के लिए स्प्रे कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट किलिंग द कॉटन प्लांट इटसेल्फ। एंड देन एरिया अंडर बीटी कॉटन इन इंडिया, अगर बीटी कॉटन की ही बात करते हैं तो एरिया अंडर बीटी कॉटन इंडिया इन 2002 एंड 3 yield was 191 kg per hectare, and that has gone up to what in 2021-22 436 kg per hectare. Now, this is a huge leap. तो बेनिफिट ऑफ जीएम क्रॉप का आएगा लिखने के लिए तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, राइट। उसी तरीके से अब जीएम क्रॉप का एक छोटा सा डेफिनेशन होगा। व्हाट आर जीएम क्रॉप्स आर द क्रॉप दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड where genes are altered, removed, replaced to attain certain desirable character, certain desirable character. And this is difference between high yielding variety and GM crops. Whereas high yielding variety जो है, this is by selective breeding. हमने देखा कि ये या मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट, ये हमने जेनेटिकली देखा कि ये राउंड राउंड है, ये राउंड राउंड है, तो हमने इसको क्रॉस कराया, देन वी गॉट राउंड 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 एंड राउंड, कि भाई अपीयरेंस में सारे ही राउंड है। तो उसी तरीके से हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छा इस वैरायटी में ज़्यादा ग्रो हो रहा है सर, एंड ये क्रॉस प्रॉपर लेबोरेटरी में कराया जाता है टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटी, उसमें देर इज नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बट जीएम क्रॉप में है ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इसमें एक्सटर्नल जीन इंसर्ट किया जाता है। अगेन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जीएम क्रॉप फॉर्मेशन, अगेन यू आर नॉट स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ भी रहो साइंस टेक में तो इतना डीप में जाके नहीं पढ़ना है कि यू नीड टू नो ऑल द जीन। बट अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, जब मैं साइंस एंड टेक के थोड़े पोर्शंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ दोज आर द प्रोसेस, Cas9 कैसे यूज़ करते हैं, देन रिकॉम्बिनेंट जीन कैसे यूज़ करते हैं, डीएनए लाइगेज कैसे, सॉरी जीन लाइगेज कैसे यूज़ करते हैं, जीन मॉलिकुलर सीजर कैसे यूज़ करते हैं, विल एक्सप्लेन थोड़ा सा, बट नॉट इन डिटेल बिकॉज हम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं। तो बीटी कॉटन क्या है बताया था, बैसिलस थेरोजेनेसिस का इसमें हमने जीन इंसर्ट किया है, वेयर कॉटन प्लांट्स बिकम रेजिलिएंट टू व्हाट, कॉटन प्लांट का डिजीज क्या है, पिंक ब्लोवॉर्म। पिंक बो अगर इसका हमें वो डिफेंस चाहिए तो व्हाट वी डू, हमने देखा आइडेंटिफाई किया कि भाई एक बैक्टीरिया है, जिसकी एक जीन है जो पिंक बोलवॉर्म के रेसिस्टेंट में है, तो हमने इसको ले जाके बीटी कॉटन में इंसर्ट कर दिया, एंड सिंस वी हैव इंसर्टेड दिस जीन इट बिकम्स, हमने उसका नाम रख दिया बीटी कॉटन, एंड इट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया एंड अप्रूव्ड सिंस व्हेन 2002 से अप्रूव्ड है ये। बीटी ब्रिंजल सिंस अगेन एडिबल प्रोडक्ट है, इट हैज फेस्ड रेगुलेशन एंड अडेप्टिंग हर्डल्स एंड इट हैज नॉट बीन अडेप्टेड फुल्ली येट। बीटी कॉर्न ऑल्सो, इसको जीएम मेज भी बोलते हैं, अगेन प्रोडक्शन रिलेटेड है, कंजम्पशन रिलेटेड, ह्यूमन कंजम्पशन है, हार्मफुल टॉक्सिन फॉर मेज पेस्ट, इसमें पहले से वो कर दिया हमने, इंजेस्ट इंटीग्रेट कर दिया, सो एनी पेस्ट विच हार्म्स द मेज कैन नॉट हार्म इट दिस कॉर्न, बट अगेन वो क्या है, दिस इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सो अगेन इसमें क्या होगा, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन लिख दिया हमने यहाँ पे। बस इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ये फोमो नहीं हो कि सर 4 लाइन में खत्म हो गया क्या जीएम क्रॉप, अरे हाँ हो गया, इतना ही है। और इसमें ग्रंथ पोथी पोथी नहीं लिखना है, याद करो हमेशा, आई एम अगेंस्ट डंपिंग नोट्स, ठीक है, कि लिख लिख के छोड़ दिया, कोई नहीं कुछ नहीं पढ़ पाया। देखो एक बार ना ब्रूसली वंस वेरी मतलब उनका एक कोट है कि ही सेड दैट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ अ मैन हु नोज 1000 मूव्स, आई एम स्केर्ड ऑफ द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन मूव फॉर 1000 टाइम्स। सो प्रैक्टिस, इसी को 50 बार पढ़ो ना, इनफ, इट इज इनफ। चलो छोटा सा प्रोसेस ऑफ जीएम प्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो क्या है जीएम क्रॉप प्रोडक्शन का तरीका, क्या होगा, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट रेट, टारगेट जीन को, टारगेट, सिंस आई डिक्टेट आई हैव गेट सम मिस्टेक्स, टारगेट रेट, ओके, so we'll identify some what is the target rate, उसका जीन आइसोलेशन करेंगे, जैसे क्रिस्पर यूज़ करके आइसोलेट करेंगे उसको हम जेल इलेक्ट्रोजेलफोरेसिस के तरीके से, देर आर मेनी मेनी Cas9 ये सब तरीके से यूज़ करके, देन जीन उसका मॉडिफाई करेंगे, इसको आइसोलेट करके इसको सूटेबल बनाएंगे फॉर इंसर्शन, देन वी लूज डिफरेंट इकोलाई एंड ऑल, उसको जेनेटिक इंसर्शन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन टिश्यू कल्चर से उसको रीजनरेट कराएंगे, रीजनरेट कराने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, दिस इज द प्रोसेस। आपको बस एक फ्लो लिखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट, जीन आइसोलेशन, जीन मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन,
टिश्यू कल्चर एंड प्लांट रीजनरेशन, एंड देन उसके बाद से उसमें सेलेक्टिंग एंड स्क्रीनिंग करेंगे, देन फील्ड टेस्टिंग, और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डन। अब व्हाट आर द रेगुलेटिंग बॉडी फॉर जीएम क्रॉप? तो जीएम क्रॉप की अब मिनिस्ट्री होगी कोई, उस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमिटीज़ होगी। अब सब हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, कहीं लिखने आ गया तो दो, कहीं तो आपको बोलेगा नहीं कि राइट द रेगुलेटिंग एजेंसी, राइट रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एजेंसीज, आपको 12 मार्क्स रेगुलेटिंग एजेंसीज पे लिखने हैं, नहीं, यू विल हैव टू यूज इट एज अ फिलर टू योर आंसर, टू सपोर्ट टू योर आंसर। तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, है ना, एमओएस, जिसको एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ मिनिस्ट्री, याद रखो हमेशा, मिनिस्ट्री हमेशा टॉप पे होती है। सो मिनिस्ट्री जितनी भी होगी वो क्या होगा उसके अंदर, हमेशा एक उनका ओवरऑल लुकिंग मैकेनिज्म होगा, वो जाके तो खुद से कुछ करेंगे नहीं ना, क्या बनाएंगे वो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल पॉलिसी होंगे, वो क्या करेंगे, दे विल सी द ओवरऑल प्रोसेस, ओवरसीज करेंगे प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कि हाँ आप इसको कल्टिवेट करो, इससे सॉइल को हार्म नहीं है, इससे अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं है, इससे देर इज नो रन ऑफ थ्रेट। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होगा इसके अंदर, देर विल बी डिफरेंट कमिटीज, एक कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, अप्रेजल उसको अप्रूव करके आगे प्रोसेस के लिए बढ़ाना। ये कैसे होगा, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एमओएस, तो उसको पढ़ने का कोई यूज नहीं है, वेयर वुड यू राइट दिस आंसर, राइट। बट अगेन टू सेव यू फ्रॉम द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे तो जो को स्टूडेंट हैं वो तो गए हैं, उनको तो भाई जीएम पे 17 पेज लिखा दिया है, मेरे पास तो 7 लाइन है, वॉज इट इनफ, इट इज़ एनफ, it is enough, mind it is enough, okay, responsible for evaluating safety and other concerns, right, then concern regarding gm crop भी इन इसी कमिटी के अंदर है। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होगा, इसका काम क्या होगा, इसका काम नॉट ओनली टू लुक आफ्टर दिस बट ऑल्सो टू लुक आफ्टर डिफरेंट लैब्स एंड रिसर्च सेंटर्स, क्योंकि इट इज डिपार्टमेंट फॉर that very particular purpose, to provide support and funding for development of research of gm crops, ठीक है। then there will be research center, मिनिस्ट्री थी, कमेटी थी, डिपार्टमेंट थी, रिसर्च सेंटर भी तो होगा, सब एक दूसरे को वो कर रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं। और इंडियन रिसर्च में क्या सबसे बेस्ट, आईसीआर का एग्जाम्पल, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्या करती है, प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू एंटरप्राइजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स, एंड देन विल बी सम लॉज विच इज इंपॉर्टेंट, लॉज याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अल्टीमेटली लॉज लिख के आने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन रूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यूजेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, राइट, और सेल्स 1989। क्यों, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर टाइप का कोई सीड बन गया या फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर टाइप का कुछ बन गया, तो हम क्या करेंगे उसको, वी नीड टू कंटेन इट, राइट, तो उसके लिए भी एक लॉ है हमारे पास। देन गाइडलाइन फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फूड डिराइव्ड फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, जैसे हमने बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, इसके लिए कंसर्न जताया था, तो ये कंसर्न ले जाके किसके पास ले जाएंगे, टू द मिनिस्ट्री अंडर दिस लॉ। एंड देन प्लांट क्वारंटीन, व्हाट इज प्लांट क्वारंटीन, कि अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वी नीड टू टेस्ट इट इन क्वारंटीन फर्स्ट, टू सी दैट कि हो सकता है ये वहाँ के लिए बेहतर था, क्या ये यहाँ के लिए बेहतर है हमारे देश के लिए, तो इसको भी टेस्ट करना है, तो विल हैव प्लांट क्वारंटीन। तो जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बोलेंगे, गवर्नमेंट का रूल बोलेंगे फॉर this seeds or GM crops. This is it. Now coming to what can be the benefit of GM crops, right? What are the benefits? Productivity increase होगी, प्राइस कंट्रोल में रहेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी इज एफिशिएंसी, कि हाउ एफिशिएंट द क्रॉप प्रोडक्शन इज, लाइक पर यूनिट एरिया, पर यूनिट हेक्टर कितना ग्रो कर पा रहे हैं, एंड देन प्रोडक्शन इज क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी में ग्रो कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी क्या है कि कितने एफिशिएंटली ग्रो कर पा रहे हैं, कि कितना इनपुट और हमको देना पड़ जा रहा है, एंड देन प्रोडक्शन
Forex, BOP is nothing that I have not teached you and nothing that you do not know. Food security होगा, national security होगा ultimately. Increase in what? Nutritional value. क्यों हम GM crop ला रहे हैं, fortified crops ला रहे हैं. fortified जैसे wheat को जिंक से fortify किया था, और इससे क्या हो रहा है अल्टीमेटली? SDG गोल मिल रहा है मतलब मीट हो रहा है, मिट रहा है बोल रहा हूँ, मीट हो रहा है. हाउ? जीरो हंगर बाय 2030. ये हमारा सेकंड SDG गोल है, राइट. अब आपको ये भी याद रखना है कि SDG गोल्स क्या है, याद रखना उसको भी. पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी. ऐसे याद रख लो इसको भी. आई हैव निमोनिक्स, आई कम अप विद द निमोनिक्स क्लास ऑल्सो, जहाँ पर मैं सारी निमोनिक्स बताऊंगा, ठीक है. डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स एडेप्टेशन में मदद कर रहा है. कैसे? कि हम क्लाइमेट रेजिलियंट ही बना रहे हैं, ड्राउट हीट फॉरेस्ट फ्रॉस्ट रेजिलियंट बना रहे हैं. देन लेसर जेस्टेशन पीरियड होगा क्रॉप का. जैसे हम लोग वेराइटीज ऑफ क्रॉप उगाते हैं, तो व्हाट आर आवर गोल? आवर गोल इज टू हैव अ रेजिलियंट क्रॉप, एंड जिस जो जल्दी उग सके. सो इट मस्ट बी रेजिलियंट एंड इट मस्ट हैव लो जेस्टेशन पीरियड. पता लगा 7 महीने लग रहे हैं उसको नर्सरी में ही ग्रो होने में, फिर उसको हम प्लांट कर रहे हैं, तो कभी प्लांट होके निकलेगा हमारे पास, राइट. देन इट मस्ट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड. अब देखो इसको याद, ये नहीं कि सारे के सारे 10 पढ़ोगे, 5 याद रहेंगे, 3 लिख के आओगे, उतना ही लिखना है, रिमेंबर. देन मेडिकल बेनिफिट भी होगा. फोर्टिफिकेशन ऑफ सीड्स, एग्जाम्पल वीट को ICR, हमने बोला था जिंक से हमने फोर्टिफाई किया है, WB0 बोलते हैं ICR ने, राइट. देन देयर कैन बी सम रिस्क एल्सो. बेनिफिट थे तो रिस्क एंड चैलेंजेस भी तो होंगे. व्हाट कैन? अनक्लियर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, हमें नहीं पता क्या इम्पैक्ट होगा. इसी के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि देर इज कमिटी टू लुक आफ्टर इट, कि क्या इम्पैक्ट होंगे आगे चल के. देन देर कैन बी टेक्निकल रिस्क. क्या अगर वो इफेक्ट इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है. जैसे जो आज वीट हम लोग खाते हैं, दैट वाज द नॉट सेम वीट विच जो महाजन पद टाइम पे खाया जाता था, राइट. उसको इवॉल्व कराते कराते नाउ द वीट इज टोटली डिफरेंट वीट देन एट व्हाट वी हैव फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, राइट. तो क्या पता वो इरिवर्सिबल गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, एंड इट में अफेक्ट फूड चेन, कि हो सकता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो, बट इसको कोई दूसरी पेस्ट जो खा रही है उसके लिए हार्मफुल था. अब वो खा के उसको जब कोई और हायर लेवल पे, हायर ट्रॉपिकल लेवल पे उसको फीड करेगा, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को क्रो ने खाया, क्रो को ईगल ने खाया. जैसे याद करो वल्चर्स के साथ क्या हुआ, हमने डाइक्लोफेन दिया अपने फार्म एनिमल्स को, वो जब मर गए तो हम क्या देखें, उसको वल्चर फीड कर रहा है, वल्चर का किडनी फेल हो रहा है, पॉपुलेशन गिर रहा है. रिमेंबर एक रिसेंटली केस हुआ था, कहाँ, मध्य प्रदेश, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वल्चर मर गए. कैसे? कुत्तों को जहर दे के मारा गया था. जैसे ही डॉग्स वेर किल्ड, अल्टीमेटली वल्चर्स वेर किल्ड. सो टेक्निकल रिस्क भी है हमारे पास, ठीक है. सस्टेनेबल है या नहीं है, एफिशिएंट. पेस्ट डेवलप जो रेसिस्टेंट हो रहा है टॉक्सिन्स के, हम डेवलप कर रहे हैं, क्या पता वो पेस्ट ही रेसिस्टेंट हो जाए, देन हम बाद में उनको मार ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है. और अल्टीमेटली इसका हमने प्रूफ देखा कि भाई BT कॉटन की प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई 2 से 3 साल में. जो एक बार सीड लेके आते हैं वो अल्टीमेटली डिक्लाइन कर जा रही है. देयर कैन बी इवन टर्मिनेशन जीन इंसर्टेड इनटू इट, कि भाई ये 2-3 साल के बाद ये जीन ही धीरे धीरे इतना ओवर पावर कर जाएगा, डोमिनेंट जीन बन जाएगा ये, कि ये अगले क्रॉप को अच्छा होने ही नहीं देगा. एंड देन कैन बी थ्रेट टू नेचुरल फौना एज वेल, कि हो सकता है दिस बिकम्स फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर एंड इन्वेसिव हो जाए, या फिर जो नेचुरल फौना था जो इसके साथ में को हैबिलिटेट कर रहा था वो ना ग्रो हो पाए, या फिर जो काउज वगैरह उनको फीड कर रही थी इनके हस्क्स पे या इनके रिमेनेंट पे, वो ना फीड कर पाए इन पे. तो देयर कैन बी रिस्क. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क, टर्मिनेटर जीन. सो दिस इज इट. एंड देन देयर कैन बी अ वे फॉरवर्ड फॉर इट. व्हाट कैन बी वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ऑफ GM क्रॉप्स. इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अलाउ GM क्रॉप्स दैट डू नॉट हैव टर्मिनेटर जीन, वरना तो फिर सीड रिप्लेसमेंट रेट के चक्कर में फार्मर की इनकम लो हो जाएगी. एंड अलाउस उन सीड्स को भी अलाउ करो विच आर डिजीज रेसिस्टेंट एंड हैव हायर सेल्फ लाइफ. ओनली इफ दे मीट दिस कंडीशंस अलाउ द सीड्स, GM क्रॉप्स को. देन वी नीड टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रमोट इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रमोट करना है, प्रायोरिटाइज बायोसेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी को, एंड सपोर्ट एग्रीप्रेन्योर, नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योर बट ऑल्सो
एग्रीप्रेन्योर को सपोर्ट करना जरूरी है। हमेशा एंटरप्रेन्योर करते रहते हैं हम लोग, बट एंटरप्रेन्योर के साथ साथ खिलाओगे भी तो खाना। तो वील यूज दिस टर्म एग्रीप्रेन्योर, एंड इकोनॉमिक सर्वे ने ये टर्म यूज किया है। सो योर आंसर शुड हैव दिस टर्म एग्रीप्रेन्योर। ओके, अब 2025 में जब नोट्स था मेरा, तो आई हैड अ सीड बिल। नाउ दैट सीड बिल हैज बिकम सीड एक्ट। तो एक रेफरेंस उसका भी ले लेते हैं कि व्हाट आर न्यू सीड पॉलिसी। तो न्यू सीड एक्ट 2026 आया। अब सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि भैया इसका नीड क्या था, व्हाई डिड वी नीड दिस। वन सेकेंड ना। सो द एंड क्या डायरेक्शन क्या रहेगा इसका पढ़ने का, नीड, फीचर्स, देन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, एंड देन रिलेटेड कंसर्न एंड चैलेंजेस। फीचर्स हो गया इसका बेनिफिट्स, राइट, चैलेंजेस हो गए कंसर्न्स, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट हो गया असेसमेंट, क्रिटिकली एनालाइज। सो एकदम इसको ना एक ब्रॉड पैरामीटर पे पढ़ना है, इतना डीप तब जाना है अपने नॉलेज एक्सपेंशन के लिए। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूशन, ये हम लिख के आएंगे, ये हम अपना नॉलेज एक्सपैंड करेंगे और फिलर्स के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे नीड क्या था, आउटडेटेड नेचर ऑफ सीड एक्ट ऑफ 1966, सबसे पुराना एक्ट बना हुआ था ये, और ये तब एनेक्टेड हुआ था जब सीड मार्केट वाज ओनली पब्लिकली ड्रिवन, पब्लिक फोकस में था, प्राइवेट सेक्टर्स का इनपुट था ही नहीं, एंड डिजिटल इकोनॉमी डिड नॉट एग्जिस्ट बैक देन। तो डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का तो इम्पैक्ट पता नहीं था, तो 1966 के लॉ को तो आउटडेट होना ही था अल्टीमेटली। देन लैक ऑफ सीड ट्रेसेबिलिटी, कि वो सीड कहाँ से आया है, कोई डेटा नहीं है हमारे पास, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं है, फार्मर को अगर नुकसान हो गया तो हु डी कॉन्टैक्ट। देन क्या है, राइजिंग मिनट्स ऑफ फेक एंड सबस्टैंडर्ड सीड्स, कोई भी आके कुछ भी बेच दे रहा है। देन क्रॉप लॉस के टाइम पे हम सब स्टैंडर्ड क्रॉप्स जो हमारा उग गया या सब स्टैंडर्ड सीड्स मिल गए, और उसके उसके रीज़न जो भी उसका कारण था, पेनल्टीज किस पे लगाने जाएंगे हम। और प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर राइट्स के लिए हमें एक न्यू एक्ट तो चाहिए कि भाई जो काम फार्मर सीड्स उगा के कर रहे हैं, जो आईपीआर का वायलेशन जैसा प्रतीत हो रहा है, दैट इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड, राइट। देन प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ भी हो गया ना, उनको भी तो प्रोटेक्शन देना है, राइट। पीपीवीएफआर, इसमें दोनों को प्रोटेक्ट करना है, रिमेंबर दोनों का इंटरेस्ट, द ब्रीडर एंड द फार्मर, दोनों के राइट को प्रोटेक्ट करना है हमें। एंड सो इससे क्या होगा, जब हम इसके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा, क्वालिटी सीड मिलेगा, सेफ गार्ड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट, और ये सेफ गार्ड एग्जिस्टेंट नहीं था ओल्डर लॉ में, तो सेफ गार्ड ऑफ बोथ द फार्मर एंड द ब्रीडर। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमें फूड सिक्योरिटी भी तो करनी है ना, इसी से तो होगा। क्यों, ब्रीडर्स नए टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, फार्मर उनको उगाएंगे, तभी तो अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी होगा। क्यों, अगर लो एंड सब स्टैंडर्ड सीड हमें मिलता है जिसमें ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लो क्वालिटी सीड विल इम्पैक्ट द फूड प्रोडक्शन, सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी, अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा। रिमेंबर, जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे हम यूएस से सीड मांग अपना फूड मांगने के लिए, ग्रेन्स, तो हमें क्या जवाब मिला था, कैसे सब स्टैंडर्ड सीड्स मिलते थे हमें, राइट। तो अगेन इट्स अ फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी बोथ एज वेल। एंड देन उसके वजह से इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट कि व्हीट ग्रेन्स या किसी भी ग्रेन्स का होना, उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट भी तो होना है। देन वी नीड क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स एज वेल। और क्या हो सकता है, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्टेड सीड्स, ये भी उस समय नहीं था, अपनी ही रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही थी हमारी, इंपोर्टेड सीड्स और एक्सपोर्ट सीड्स की तो बात ही अलग थी। और क्या था फिर, हम सारे जो सीड आ रहे हैं उनको ले आओ, जैसे भी उग रहा है उगा दो, जो करना है कर दो, टाइप से ऐसे इस कंडीशन में थे हम लोग। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वीक रेगुलेशन कैन लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ अनसस्टेनेबल और लो क्वालिटी सीड्स, एंड देन माइन्यूट्स ऑफ टर्मिनेशन जीन इंस्टेंसेस था इसका। तो अब जितने भी हमारे कंसर्न थे, यही तो इसमें फीचर में एड्रेस करेंगे ना हम, यही इसका फीचर हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, नेशन वाइड ट्रेसेबिलिटी, हाउ, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया कि एवरी पैकेट शुड हैव क्यूआर कोड, एंड क्यूआर जैसे ही स्कैन करने पे एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी इनकलकेटेड इन दैट क्यूआर। देन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ हु, सीड प्रोड्यूसर, यार दिस डिक्टेशन, सीड प्रोड्यूसर, सीड ट्रेडर्स का भी, एंड देन सीड डीलर्स का भी।
तो हम उसको ट्रेसेबिलिटी में ला सकेंगे ना कि कहाँ पे सीड सब स्टैंडर्ड हो गया था, और हुआ था तो क्यों हुआ था। पेनल्टी ऑफ अप टू 30 लाख इसमें डाला गया है। पहले तो पेनल्टी जैसे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, राइट, और था भी तो स्ट्रिंजेंट नहीं था। देन पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी डाला है हमने। एंड देन ऑल्सो फीचर, एक और फीचर क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल सीड प्रैक्टिस को भी तो प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि सारा का सारा हम बिग बिग फार्म्स को ही दे देंगे। सो सीड शेयरिंग में, सीड एक्सचेंजिंग में, यहाँ पे दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। यहाँ ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इनको भी बचाना है हमें। साइंटिफिक एवेल्यूशन ऑफ इंपोर्टेड सीड, वो याद करो, क्वारंटीन के लिए, राइट। रीटेस्टिंग टू सी अनवांटेड जीन इंसर्शन हुआ है या नहीं, क्या पता जहाँ से आ रहा है दैट नेशन और दैट लैब डज नॉट हैव गुड इंटेंशन, राइट। देन इंश्योर दैट वी मीट एग्रोनॉमिक, अब ये टर्म आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एग्रोनॉमिक शुड रिफ्लेक्ट, एंड क्वालिटी क्राइटेरिया भी मीट होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर व्हाट, एंड फेडरल कॉर्पोरेशन, राइट, रिमेंबर फेडरल कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर व्हाट, production of the seeds. And since agriculture is in 7th schedule 7 second list of uh, our constitution, so federal cooperation is must. Institutional mechanism for protection and production, and federal cooperation for seed growth. State will have to play a key role in this. अब उसी तरीके से जैसे ही हमने फीचर पढ़ लिया, नीड पढ़ लिया, तो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा उसका, कुछ तो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बूस्ट इन कॉन्फिडेंस ऑफ एंड क्रॉप प्रोडक्शन, जब यील्ड ज़्यादा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगेन देखो, अगर तुमसे जैसे ही पूछेगा व्हाट आर द अनदर क्राइटेरिया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, तुमसे बोला है कि एक टारगेट में लिखो या फिर एक ओरिएंटेशन में लिखो, चहूँ और जाओ ना, फैला दो अपने डायमेंशन को। कैसे फैलाओगे, सिलेबस, जैसे ही सिलेबस दिमाग में आएगा, याद आएगा कि हाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जा सकता है, सीड के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है, इरिगेशन मेथड के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है, फाइनेंसेस के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है, मैकेनाइजेशन के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। ये है ना, ये सारा क्या लिख के आओगे, सिलेबस। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्रभु सिलेबस सिलेबस पढ़िए सब कोई। देन रिडक्शन ऑफ फेक एंड सबस्टैंडर्ड सीड्स, इससे होगा ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन बनेगा। क्यूआर कोड है, वी कैन स्कैन कहाँ वो सीड स्कैन हुआ है, कहाँ किस किस जरिए से वो सीड यहाँ तक पहुँचा है। एंड encouragement ऑफ पब्लिक एंड डोमेस्टिक सीड इनोवेशन, क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, दोनों के राइट को, इवन फार्मर्स राइट एंड द राइट ऑफ द सीड ब्रीडर्स। एंड देन रेटेड कंसर्न एंड चैलेंजेस भी होंगे कुछ। व्हाट आर द रेटेड कंसर्न एंड चैलेंजेस, इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी है क्या हमारे पास, हम इतना बड़ा चीज़ तो करने जा रहे हैं, क्या लास्ट माइल कनेक्टिविटी है हमारे पास, क्या इफेक्टिव इन्फोर्समेंट डिमांड जो होगा वो लैब टेस्टिंग हो सकता है उसका, ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एट लास्ट माइल है हमारे पास। देन कंसर्न ओवर कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस, अब जब हम बिग फर्म्स को कह रहे हैं इन्फ्लुएंस इसमें सीड्स इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, विल दे नॉट नेगेटिवली पेनिट्रेट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस चेन, दे कैन। देन नीड ऑफ फार्मर अवेयर, क्या फार्मर को पता है कि तुम्हारे पास ये सब राइट हैं, हमारे फार्मर्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। सो उनको भी जानना है, उनको पता है कि सीड को तुम स्कैन करके ट्रेस कर सकते हो। सो अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, आईटीसी के तहत हम उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा अल्टीमेटली। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ न्यू सीड एक्ट 2006, एंड इसको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आई विल क्रॉप दिस, आई विल ऑल्सो अटैच दिस वीडियो एज अ सेपरेट video for anybody who just want to read the seed act, but overall this is the information and that's it. We थोड़ा लंबा हो गया because topic थोड़ा लंबा था, and thank you so much guys.
एंड यार गाइस कम ऑन सब्सक्राइब एंड प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर दीज पीडीएफ्स। मैं इनको और कहीं नहीं दे सकता हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड आई कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच टाइम इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर पीडीएफ्स। सो subscribe and also join this group. Thank you so much.